सत श्री अकाल। इंडिया प्लस यूएसए देख रहे सब दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ मनप्रीत कौर। विद्यार्थी ने क्लास विच अपनी अध्यापक नूं मारिया थप्पड़ ते कीती गाली गलोच। श्री राम न्यूरो सेंटर विच एक मरीज़ की मौत, परिवारिक मैंबरां ने डॉक्टर ते लाए इल्जाम, होया हंगामा। संसद विच चर्चा का प्रस्ताव रख सकता है केंद्र। खेती मंत्री दसणगे कि कानून वापस क्यों ले। लखनऊ विच किसान महापंचायत जारी। राकेश टिकैत बोले कि नकली अते बनावटी सरकार दे सुधार कहण दीआं गल्लां। पंजाब विच सिੱਖਿਆ ਦਾ बुरा हाल, सुधार की लोड़ है, सीएम अरविंद केजरीवाल। सिद्धू की चन्नी सरकार नूं धमकी, कहा रेत हले भी महंगी, सस्ती ना हुई तो देवांगा अस्तीफा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऑटो चालकां नाल कीती गलबात ते कीते वड्डे ऐलान। भोगपुर विखे शूगर प्लांट का नींह पੱਧਰ रखन पहुंचे परगट सिंह, दित्ती धमाकेदार स्पीच। विक्रम मजीठिया ने अमृतसर विखे कीती प्रैस कॉन्फ्रेंस। राजनीतिक पार्टियां नूं अपील करते हुए औरतां नूं उन्हां दे सुरक्षा देण दे हक विच बोली मनीषा गुलाटी। सो शुरुआत करते हाँ अज की इस पहली वड्डी खबर तो। विद्यार्थी ने क्लास विच अपनी अध्यापक नूं मारिया थप्पड़ ते कीती गाली गलोच। Stop. Let me do it. Get off my seat. You want to talk to her because she's black and she's thick and she's fucking pissing me off right now. लगातार सोशल मीडिया ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਟੀਚਰ ਦਾ ਫੋਨ ਫੜ ਕੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਸੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ। श्री राम न्यूरो सेंटर विच एक मरीज़ की मौत, परिवारिक मैंबरां ने डॉक्टर ते लाए इल्जाम, होया हंगामा। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਿਊਰੋ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਗਲਤ ਇਲਾਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੰਗਾਮਾ ਅਤੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। दुनिया तो सुनेगी ना इन्होंने किया कि भाजी इन्होंने साढ़े नाल कीता। साडा पेशेंट चलता सी लैके 4 दिन एडमिट किया। नीरो वाले ने अजे तक नहीं कहा कि मैं एमडी नहीं हाँ तो नीरो का भी एमडी वाला पेशेंट मैं नीरो वाला सामभदा पिया। असीं भी नहीं बोले ना बोले ना साडे दिमाग च आया कि नीरो वाला एमडी वाले पेशेंट का इलाज करी जाता, असीं करवाई जाने पे। गलती साडी भी सी, असीं इत्थे मंनदे हां। दूजा 3 दिन पेशेंट ठीक सी, ठीक है। चौथे दिन कहते आईसीयू की लीड है। आईसीयू ना तुहाडा पेशेंट साडा ना डर गया, तुहाडे स्टाफ ने डराया, वो भाईया चुप करके बह जा, कोई चूड़े वाली सी। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਫ ਬੋਲਿਆ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਹੈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਈਸੀਯੂ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈਸੀਯੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈਆਂ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਟੇਬਲ ਹੈ, ठीक है, सब कुछ चल रहा है। मैं एक दिन आई हाँ, दूसरे दिन आई हाँ, ठीक है। कल रात तक मैं शामी गई, मैं डैडी जी मैं चली हाँ, मैं 2 काम करने, मैं सवेरे आऊँगी। कहते ठीक है। मैं सवेरे आई हाँ, ठीक सी बैठे। मैं किदा कहते ठीक है पुत, पर मैनू ना इतने स्टाफ मेरी सुनाई नहीं करता। इन्हों को स्टाफ भी एक सिर्फ पूरे हॉस्पिटल एक झाड़ू वाला, पूरे हॉस्पिटल 2 वार्ड बॉय, ठीक है जी। ना वो पेशेंट चक्कन आते जल्दी, ना वो कुछ करते, ठीक है। बुलाना पैंदा, आ जाओ जी भाईया साडा कहता सी आ जाओ, 50 रुपये दे देना, मैं मेरा काम कर दिओ पहला, मैनू लैटरिन लै जाओ, मैनू बाथरूम लै जाओ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ मैडम? ਅੱਜ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਜਸਲੀਨ ਸੇਠੀ को फोन कराया कि मैंने समरी दे दो, साडा आयुष्मान का कार्ड ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਸਪੀਟਲ ਚ ਲਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਮਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਆਕਸਫੋਰਡ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਰੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। कैपिटल गई, उन्होंने भी यही कह दिता, ठीक है। असी घर आ गए, मैं चलो जो होएगा इत्थे देखी जाएगी, फिर टाइम कटना इत्थे कट लैने, ला लाने पैसा, देखी जाएगी पैसा ही फड़ के ला लांगे। मैं अंदर वड़ी हाँ, नर्स दौड़ी जाती सी बाहर नूं, पहला ब्लैंक पेपर के उत्ते मैनूं कहंदे साइन कर दो। मैं कहा मैडम इत्थे साइन काहदे करने? कहंदी इत्थे लिखना है कि तुसीं अपना पेशेंट अपनी मर्जी ने इत्थे रखे, आईसीयू च नहीं पाया। मैं कहा मैडम तुसीं राती मेरे ब्रदर को साइन ले, कहंदी और रात दे सी, हुण तुसीं अज दे करने आ। मैं कहा ठीक है जी, पर तुसीं इदां करो इत्थे या लिखो या तुसीं भी साइन करो, तो मैं भी करदी। मैं एक फोटो क्लिक कर लैनी आ। फिजियोथेरेपी वाली भी अंदर सी, उन्हें भी क्या गलत करके गई, ब्लैंक पेपर पर साइन कराने का हॉस्पिटल का राइट नहीं है। मैं क्या मैडम तुसीं, वो कहंदी मैं आई 1 मिनट च दौड़ी, द्वारा नर्स मेरे को नहीं आई।
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲਏ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਚਰਚਾ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਜਾਰੀ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਬੋਲੇ ਕਿ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਬਨਾਵਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਲਖਨਊ 'ਚ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ, ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਹ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਲਖਨਊ ਦੇ ਪੁਰਾਣੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬੰਗਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਗਤਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ, ਚਲੋ ਲਖਨਊ, ਚਲੋ ਲਖਨਊ। ਇਸ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਨਕਲੀ ਤੇ बनावटी है। हमने कहा कि हम अभी मार्केट का भी मांग नहीं कर रहे। मार्केट के हिसाब से 15,000 रुपए क्विंटल गेहूं का भाव बैठता है। अगर 1967 को आधार वर्ष माना जाए, 3 क्विंटल गेहूं में 1 तोला सोना आता था। आज भी 3 क्विंटल गेहूं में हमको 1 तोला सोना दे दो। आप इस तरह के 20 कानून भी ले आओगे, हम उन कानूनों का भी मुकाबला करेंगे। अब देश की जनता जाग चुकी है, आपको जवाब देना होगा। और ये देश के लोग भी समझ ले, जो नौजवान है ये भी समझ ले। यहां पे बहुत से आंदोलनकारी लोग आए, बहुत से हमारे नौजवान साथी आए यहां पर बैठे हुए हैं, जो टीचर जो धरने पर बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी भर्ती में धांधली करी गई। धांधली तो होगी, अब ये सरकारी नौकरियां नहीं देंगे, धांधली होगी। पूरे देश को प्राइवेट देंगे, प्राइवेट कंपनियों के हाथों देंगे, ये धांधली होगी। अभी जो सरकारी एम्बुलेंस है उसके जो ड्राइवर थे वे आए कि हमको हटा दिया गया। उनने अगर मानदेय की बात करी तो उनको हटा दिया गया। पूरा देश प्राइवेट मंडी बनने जा रहा है। आपको जागना होगा। जो 2 करोड़ युवा रोजगार जिनको देने की बात करी थी, रोजगार की गारंटी देने की बात करी थी अपने घोषणा पत्र में, वे 14 करोड़ नौजवान तैयार रहे। संघर्ष जारी रहेगा। भी संघर्ष विश्राम की घोषणा हमने नहीं करी। संघर्ष विश्राम की घोषणा भारत सरकार ने करी। हमने वो प्रस्ताव अभी ठुकरा दिया। हमारे मसले बहुत है। अभी हमारे मसले बहुत है। गांव की जमीनें बेची जा रही है, जो भी गांव समाज की जमीनें है। भारत सरकार प्रस्ताव लेकर आ गई कि ये जमीनें कंपनी आरएसएस के लोग बनाएंगे, उनको 99 साल की पट्टे पर जमीन दी जाएगी, मंडी बेची जाएगी। आपको कहते हैं कि मंडी के बाहर आप अपना अनाज बेच लो। इसका मतलब जब मंडी कमजोर हो जाएगी तो कहेंगे कि मंडी कमजोर होगी, इसकी आमदनी कम है। उन मंडियों की जमीन को बेचा जा रहा है। आप भूल जाएंगे हिंदू मुसलमान में, आप भूल जाएंगे सिख हिंदू में, आप भूल जाएंगे दूसरे मामलों में, आप भूल जाएंगे जिन्ना में। आप तो उसमें लगे रहे। ये देश को बेचने का काम करेंगे, आपको हिंदू मुस्लिम और जिन्ना में उलझाने का काम करेंगे, और ये देश बेचने का काम करेंगे। मैं प्रेस के लोगों से भी एक बात कहना चाहता हूं कि आप भी अपने स्कूल का नाम बता दो कि आपको भी कौन से स्कूल में ट्रेनिंग दी जाती है। सारे प्रेस के लोग या तो हमारे बीच में आते नहीं, और जब भी हमारे बीच में आते हैं तो क्वेश्चन एक रहता है, आपका ड्रेस कोड क्या है, आपके स्कूल का नाम क्या है, आपको कौन से स्कूल में ट्रेनिंग देके भेजा जाता है। एक
क्वेश्चन साला कुछ नहीं करते। आज भी पिछले 3 दिन से ये कह रहे हैं कि सरकार ने कानून वापसी ले लिया, आपको विश्वास नहीं है। हम कह रहे हैं कि हमारे मसले और भी हैं। एमएसपी पे गारंटी कानून, सीड बिल, पोल्यूशन वाला बिल, दूध की पॉलिसी, जो किसान हमारे शहीद हुए उनका क्या होगा? आंदोलन के चलते हुए, एक मिनट रुक जा, हमारा नेता कैसा हो, दूध की पॉलिसी का और पशु को कैसे मारा जाएगा, दोनों का कनेक्शन एक है। ये खेती छीनने का प्लान है, इस पे आप लोग ध्यान रखना। हमारे मसले 3 नहीं है, जो 17 कानून और पार्लियामेंट में आ रहे हैं वो भी हमारे मसले हैं। सरकार या तो बातचीत कर ले, 16 माह की बातचीत कर ले सरकार, नहीं तो हम जाने वाले नहीं है। ये आंदोलन हमारा पूरे देश भर में चलेगा, हम उनकी खिलाफत पूरे देश भर में करेंगे। पूरा संयुक्त मोर्चे के लोग पूरे देश में मीटिंगें करेंगे। अरे पीछे तक कहाँ जो आपकी कारगुजारी है वो बताएंगे हम, हट जाओ एक बार, वो बताएंगे हम। सब हटो। आप नहीं मानोगे, आपके खिलाफ मूवमेंट चलेंगे, पूरे देश भर में आंदोलन चलेंगे। यही हाल पुलिस वालों का हुआ। बैठ जाओ, बैठ। पुलिस में 30-30 हजार रुपए में आप नौकरी करवाओगे 24-24 घंटे की। उनकी सैलरी भी बढ़नी चाहिए, एक टीचर के बराबर उनकी सैलरी होनी चाहिए। ये भी हमारे इशू है, हमारे बहुत से मामले हैं। किसान एकता करता है, किसान एकता करता है। ये चलती रहेगी, पूरे देश भर में मीटिंग हमारी चलती रहेगी। अजय टैनी की गिरफ्तारी ये प्रमुख मुद्दा हमारा है, और ये ध्यान से सुन लेना। वहां का ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸੀਐਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜੰਮ ਕੇ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜ 'ਚ ਰੇਤ ਸਸਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੰਚ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਸਨੇ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ, ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। इतनी दुर्गति टीचर्स की, इतना अपमान टीचर्स का। दिल्ली के अंदर न्यूनतम मिनिमम वेज अनस्किल्ड लेबर, अगर कोई अनस्किल्ड लेबर 1 महीना काम करता है तो उसको मिनिमम वेज 15,000 रुपए मिलते हैं दिल्ली के अंदर। टीचर्स को यहां पे मिनिमम वेज भी नहीं मिलता, मिनिमम वेज के बराबर भी नहीं मिलता उनको केवल 10,000 रुपए महीना टीचर्स को मिलता है। और वो बोले जी 10,000 तो मैक्सिमम है। कई टीचर्स ऐसे हैं जो 3,000 पे काम कर रहे हैं, कई टीचर्स ऐसे हैं जो 5,000 पे काम कर रहे हैं। 18 साल काम करने के बाद भी कोई आउटसोर्सिंग पे है, कोई कॉन्ट्रैक्ट पे है। तो सबसे पहली चीज, सरकार बनने के तुरंत बाद जितने टीचर्स आउटसोर्सिंग पे काम कर रहे हैं और जितने टीचर्स ठेके पे काम कर रहे हैं, उन सब लोगों को पक्का किया जाएगा। ऐसे कई सारे कच्चे टीचर्स का चंडीगढ़ के पास धरना प्रदर्शन चल रहा है कई दिनों से। मुझे पता चला कि चंडीगढ़ के पास एक जगह एक पानी की टंकी के ऊपर एक महिला टीचर और 2 पुरुष टीचर कई दिनों से पानी की टंकी के ऊपर चढ़े हुए हैं। उन्होंने दशहरा, दिवाली, करवा चौथ सारे त्योहार पानी की टंकी के ऊपर मनाए हैं। ये बेहद दुख की बात है। जिन टीचर्स को क्लासों में होना चाहिए पढ़ाने के लिए, वो टीचर्स आधे से ज़्यादा टाइम उनको बेचारों को प्रोटेस्ट्स में, उनकी 2 ही डिमांड है। एक डिमांड है कि जितनी खाली भर्तियां हैं पेपर लेके उनको भरा जाए, और दूसरा कच्चे टीचर्स को पक्का किया जाए। मेरी चन्नी साहब से रिक्वेस्ट है, उनसे अपील है
कि आप इन टीचर्स की डिमांड्स को तुरंत पूरा कीजिए, या तो आप पूरा कीजिए नहीं तो हमारी सरकार बनने के बाद हम पूरा करेंगे। और कुछ दिन के बाद अगर चन्नी साहब ने इनकी डिमांड्स पूरी नहीं की और ये तब भी धरने पे हुए, तो अगली विजिट में जब मैं आऊँगा मैं उनके धरने पे उनसे मिलने के लिए जाऊँगा। तो पहली डिमांड थी कि शानदार शिक्षा व्यवस्था बनाएंगे। दूसरा, कच्चे टीचर्स को पक्का किया जाएगा, चाहे वो आउटसोर्स हों चाहे कॉन्ट्रैक्ट वाले हों। तीसरा, जो ट्रांसफर पॉलिसी है वो बहुत गड़बड़ है। कल एक टीचर मेरे से मिलने के लिए आए, उन्होंने कहा जी टीचरों की कमी है, तो कई टीचर्स को 2 ड्यूटी दे देते हैं, भाई ये तेरा चार्ज है और ये एडिशनल चार्ज है। उनका एक ड्यूटी एक स्कूल में है और दूसरी ड्यूटी दूसरे स्कूल में, 3 दिन स्कूल में 3 दिन स्कूल में, और दोनों स्कूलों में 200 किलोमीटर का फासला है। बताओ कोई कैसे काम कर सकता है? एक आदमी के पास 2 चार्ज हैं, 3 दिन इस स्कूल में पढ़ाएगा 3 दिन उस स्कूल में पढ़ाएगा, और दोनों स्कूल जो है 200 किलोमीटर दूर है। ये ट्रांसफर पॉलिसी बदलनी है। उन्होंने कहा कि जो थोड़ी सी आवाज उठाता है उसको ट्रांसफर कर देते हैं, और ऐसे ऐसे ट्रांसफर कर रखे हैं लोगों को तंग करने के लिए। दिल्ली में हमने ट्रांसफर पॉलिसी बदली। आज दिल्ली में साल के बिगिनिंग में हर टीचर से पूछते हैं कि आपको किस स्कूल में जाना है। हमें लगता है कि टीचर को दुखी करके आप बच्चे को सुखी नहीं कर सकते। अगर टीचर मन में दुखी है वो बच्चों को अच्छा पढ़ाएगा ही नहीं। 24 घंटे उसके मन में कुड़कुड़ रहेगी, कहां फंस गया यार मैं, ट्रांसफर। वो कोशिश करता रहेगा ट्रांसफर कराने की अपनी, उसका 90% टाइम बच्चों को पढ़ाने में नहीं जाएगा। तो इसीलिए हमने दिल्ली में यह तय किया कि हर टीचर को उसकी मन मर्जी के उसके घर के पास देंगे उसका स्कूल, उसको घर से दूर भेजने की क्या जरूरत है। हर टीचर से पूछा जाता है आप बताओ आप कौन से स्कूल में जाना चाहते हो। कोशिश की जाती है कि सभी टीचर्स को उनके मनमाफिक स्कूल दे दिया जाए, लेकिन अगर कहीं नहीं हो पाता उनको फिर उसके पास का कोई स्कूल दिया जाता है। वही ट्रांसफर पॉलिसी पंजाब में लागू की जाएगी। ट्रांसफर पॉलिसी पारदर्शी होगी, ट्रांसपेरेंट होगी, और टीचर्स को उनके मन मुताबिक उनकी मर्जी का स्कूल दिया जाएगा। चौथी चीज, पूरे देश की ये दुर्दशा है कि टीचर्स से सारा काम कराते हैं टीचिंग के अलावा, पढ़ाने के अलावा उनसे बीएलओ का काम कराते हैं, उनसे पंजाब के कई टीचर्स ने बताया क्लर्की का काम कराते हैं। कई डिपार्टमेंट्स में डेटा एंट्री ऑपरेटर रखा हुआ है, टीचर्स को स्कूल से निकाल के डेटा एंट्री ऑपरेटर रखा हुआ है, उनको क्लर्क बना के रखा हुआ है। उनसे बीएलओ का काम कराते हैं, उनसे जनगणना का काम कराते हैं, सारे काम कराते हैं, टीचिंग का काम नहीं कराते। बस दिल्ली में हमने आदेश पारित करके सारे काम विड्रॉ कर लिया। हमने कहा कि टीचर केवल टीचिंग का काम करेगा और टीचिंग के अलावा अब कोई टीचर बीएलओ नहीं है, कोई टीचर जनगणना का काम नहीं करता, कोई टीचर दूसरा काम नहीं करता। हाँ, अभी कोरोना के टाइम में जब स्कूल बंद थे उस वक्त हमने कोरोना का रिलीफ वर्क टीचर से कराया था। इसके अलावा टीचर से कोई दूसरा काम नहीं कराया जाता। जैसे दिल्ली में किया ऐसे पंजाब में भी टीचर्स के से जो नॉन टीचिंग का सारा काम है वो वापस लिया जाएगा, उनसे कोई दूसरा काम नहीं कराया जाएगा। पंजाब के अंदर टीचर्स की ढेरों वैकेंसीज हैं। एक तरफ टीचर्स की वैकेंसीज हैं और दूसरी तरफ टीचर्स बेरोजगार घूम रहे हैं। तुरंत जैसे ही सरकार बनती है ये सारी वैकेंसीज एग्जाम लेके सारी वैकेंसीज तुरंत भरी जाएंगी, ताकि बच्चों को और पेरेंट्स को अपने टीचर्स मिल सकें और टीचर्स को रोजगार मिल सके। जैसा मैंने कहा कि दिल्ली के अंदर इतनी शानदार जो व्यवस्था हुई शिक्षा की वो टीचर्स ने करी। उन टीचर्स को ट्रेनिंग देने के लिए और मोटिवेट करने के लिए आपको जान के ताज्जुब होगा, हमने टीचर्स को और प्रिंसिपल्स को विदेशों में भेजा ट्रेनिंग करने के लिए। हमारे टीचर्स फिनलैंड गए, कनाडा गए, न्यूजीलैंड गए, इंग्लैंड गए, अमेरिका गए। तो जैसे दिल्ली के टीचर्स को और आईएम लखनऊ, आईएम अहमदाबाद और आईएम एक दो और आईएम्स के साथ टाई अप करके वहाँ उनको ट्रेनिंग के लिए भेजा। जैसे दिल्ली के टीचर्स को हमने विदेशों में और मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में भेजा, ऐसे पंजाब के टीचर्स को भी हम
ट्रेनिंग करवाने के लिए विदेशों में भेजेंगे। छठा, अभी टीचर्स को टाइम पे प्रमोशन नहीं मिलता पंजाब में। अगर किसी को प्रमोशन लेनी है, कोई पॉलिसी नहीं है प्रमोशन की, तो हर आदमी को प्रमोशन लेने के लिए हाईकोर्ट जाना पड़ता है। ये बंद किया जाएगा, टाइम बाउंड प्रमोशन किया जाएगा, सबको टाइम पे प्रमोशन मिला करेंगे। और आखिरी 8वीं बात, सभी टीचर्स को और उनके परिवार के लोगों को कैशलेस मेडिकल व्यवस्था का उनके लिए इंतजाम किया जाएगा। दिल्ली के अंदर भी हमने किया है सभी टीचर्स के लिए, यहाँ भी किया जाएगा। मैं सभी टीचर्स को आज आह्वान करना चाहता हूँ, आप लोगों ने अकाली दल को भी देखा, आप लोगों ने कांग्रेस को भी देखा, एक मौका आम आदमी पार्टी को भी देके देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक मौका आम आदमी पार्टी को देके देखो, जैसे दिल्ली में परिवर्तन किया ऐसे पंजाब में भी परिवर्तन करेंगे। मेरी सभी टीचर्स से गुजारिश है हाथ जोड़ के कि ये जो चुनाव आ रहे हैं, ये चुनाव पूरे पंजाब का भविष्य बदल सकते हैं। तो आप सब लोग भी अपने दोस्तों को, यार दोस्तों को, रिश्तेदारों को ज़रूर कहें कि वो बढ़ चढ़ के आम आदमी पार्टी को वोट दें, झाड़ू को वोट दें, ताकि हम नया पंजाब बना सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई सवाल? अगर इस पर नाराज हो गया तो मैं मानूंगा नहीं। कल बोला था। एक्चुअली मैं ये देख रहा हूं, सिद्धू साहब ने जैसे कल बोला, स्टेज से बोला, मैं उनकी हिम्मत की दाद देता हूं। उन्होंने कहा, चन्नी साहब ने बोला कि मैंने रेत माफिया खत्म कर दिया। चन्नी साहब ने कहा कि मैंने रेत 5 रुपए फुट कर दिया। तुरंत सिद्धू साहब ने कहा कि गलत है, झूठ बोल रहे हैं, रेत अभी 5 रुपए नहीं हुआ, रेत 20 रुपए मिल रहा है, रेत माफिया अभी खत्म नहीं हुआ। मैं उनकी हिम्मत की दाद देता हूं। उन्होंने खुद ही कहा कि चन्नी साहब जितने वादे कर रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, जितने ऐलान कर रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। सिद्धू साहब जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन सारी कांग्रेस उनको दबाने में, पहले कैप्टन साहब उनको दबाते थे, अब चन्नी साहब उनको दबाने में लगे हुए हैं, सारी कांग्रेस उनको दबाने में लगी हुई है। पर बात तो ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि चन्नी साहब ने कहा कि बिजली मुफ्त करेंगे। अभी तक तो पूरे, आपकी बिजली मुफ्त हो गई? आपकी किसी की बिजली मुफ्त हुई? यहाँ पे इतने पत्रकार, किसी की बिजली मुफ्त हुई? किसी की बिजली मुफ्त नहीं हुई। देखो चन्नी साहब, कल मैं अभी आ रहा था, बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए थे, बिजली मुफ्त कर दी चन्नी, गल घर 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 गल चलनी चन्नी मसले हल करता है। तो मैंने तो जनता से पूछा जी बिजली मुफ्त हो गई? बोले जी नहीं हुई। चन्नी साहब ने कहा था मैं मोहल्ला क्लिनिक बनाऊंगा, एक मोहल्ला क्लिनिक नहीं बना पूरे पंजाब में। चन्नी साहब ने व्यापारियों को बोला मैं भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, कोई भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ। कल चन्नी साहब क्या क्या आए हैं ऑटो वालों को कि मैं तुम्हारे चालान खत्म कर दूंगा, देखते हैं होते हैं कि नहीं होते हैं। देखो जी, पहली चीज, कल मैं इनके बयान सुन रहा था, सारे कांग्रेस, चन्नी साहब के, सिद्धू साहब के, और भी कांग्रेसी, सारे जने क्या कह रहे थे? पंजाब का खजाना खाली हो गया, पंजाब का खजाना खाली हो गया। पंजाब किसने करा भाई पंजाब का खजाना खाली? 5 साल तो तुम्हारी सरकार थी, तुमने करा क्या? लूट लिया तुम लोगों ने? किसने करा पंजाब का खजाना खाली? जवाब देना चाहिए इनको। 5 साल के बाद जब दूसरा चुनाव आ रहा है, कह रहे पंजाब का खजाना खाली हो गया। तुमसे पहले 10 साल अकाली वाले थे, 5 साल तुम, 15 साल में तुम लोगों ने मिलकर लूट लिया पंजाब को, अब कह रहे हो पंजाब का खजाना खाली हो गया। 1 मिनट, हमारी सरकार बनेगी, सबसे पहले इसकी जांच करवाएंगे कि पंजाब का खजाना खाली किसने करा, इसकी जांच कराएंगे। दूसरी चीज, जब दिल्ली में हमारी सरकार बनी थी, उसके पहले 15 साल कांग्रेस की सरकार थी, वो भी दिल्ली का खजाना खाली करके गए थे। उस टाइम भी शीला दीक्षित जी कहते थे दिल्ली का खजाना खाली, दिल्ली का खजाना खाली। केजरीवाल को खजाना भरना भी आता है।
जांच भी करनी आती है। तो जो लोग कह रहे हैं खजाना खाली हो गया, उनसे सरकार नहीं चलती, इस्तीफा दे दें, हम सरकार चला के दिखा देंगे, खजाना भर के भी दिखा देंगे। चन्नी साहब को मैं टीवी में देखता हूं, उनके खब्बे पास से रेता माफिया बैठा होता है और सज्जे पास से ट्रांसपोर्ट माफिया बैठा होता है। सारा खजाना तो वहीं से निकल आएगा। उनकी कैबिनेट को संभाल लें, वो उनका सारा खजाना भर जाएगा अगर वो अपनी कैबिनेट संभाल लें तो। ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀ, ਕਿਹਾ ਰੇਤ ਹੱਲੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ, ਸਸਤੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਅਸਤੀਫਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਰੈਲੀ 'ਚ ਇੱਕੋ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਦੋਨੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੂਰੀ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਅਜੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਸਤੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਮ ਲੈਣਗੇ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਗੇ। ਅਲਾ ਮਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਰਾਣੀ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਔਰ ਉਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਗਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਗਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਆ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਸਟੇਟ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਉਤਰੂਗਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕੱਦਰ ਨੂੰ ਬਦਲੀਏ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੀਡਿਫਾਈਨ ਕਰੀਏ। ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਇਹ ਮੌਕਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕੱਦਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲੀਏ, ਰੀਡਿਫਾਈਨ ਕਰੀਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਉਹ ਰੀਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਰਪ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਯਾਰੋ, ਮਿਟਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਨਾ ਮਿਟਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਟ ਜਾਾਂਗੇ। ਵੇਖੋ, ਜੇ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, 10 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਲਾ ਦੂ। ਜੇ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵੇਚ ਕੇ ਚਲਾਊ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਨੇ ਹੋ 75% ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਲਾਹੂ 7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜੇ ਸੌਫਟ ਲੋਨ ਨਾਲ ਲਾਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਨ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਿयंका जी और राहुल जी ने और हरीश जी ने तय किया, आने वाले इस महीने दे विच ऐसा सिस्टम लियाऊंगा चन्नी बाई नाल बैठ के कि 25 तो 30 हज़ार करोड़ रुपया हर साल पंजाब के खजाने दे विच डिगूगा। लिख लो मेरी गल टका के, मैं तुहानूं कहना। और जब तक वो आउंदा नहीं, ये ट्रेंड रिवर्स हुंदा नहीं। और जब तक ये ट्रेंड रिवर्स हुंदा नहीं, पंजाब कंगाली दे कगार ते उत्ते खड़ा होगा, सिविल रेवोल्यूशन होगी। याद रखियो, लोग डले मार मार के थोड़े शीशे तोड़ देंगे। लोग पंजाबी मंगते नहीं, वो खूंदे, वो खूना जानते। एक कगार दे उत्ते खड़ा अज पंजाब, सिविल रेवोल्यूशन दे कगार दे उत्ते खड़ा। इनू बदलना पऊ क्योंकि नौकरियां है नहीं। जे नौकरियां होंदियां और थोड़े कोल फीसां होंदियां, थोड़े कोल पैसे होंदे ते 1 लाख असामी जिहड़ी अज खाली पई आ, तुसीं पहलां ओह भरदे। मैं तुहानूं कहना डंके दी चोट दे उत्ते 1000 करोड़ रुपया अज होवे ते कोई ETT दा टीचर अज सड़कों के उत्ते ना होवे। लाओ मैनूं नीवें थां पाना जे होवे 3000 करोड़ रुपये सरप्लस होण ते कोई अज सड़कों के उत्ते धरने ना दिंदा फिर। मैं तुहानूं कह रहा कि अज तुसीं गल करदे हो इन्वेस्टमेंट दी, तुसीं इन्वेस्टमेंट ओह करदे हो समिट और कहते हो भी इन्वेस्टमेंट आऊगी। सवाल नूं बदलो, ये पुछो कि जिहड़े बंदे इत्थों 2000 बंदे इंडस्ट्री छड़ के चले गए, 60% इंडस्ट्री जड़ी लुधियाने दी है वो बर्बाद हो गई, अज भी बर्बाद खड़ी है। वो वापस क्यों नहीं आते? थोड़े प्लैनिंग बोर्ड का चेयरमैन
ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅੱਜ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ ਔਰ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦਿੰਨਾ ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਨਾ, ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਨਾ, ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਐਮਐਲਏ ਖੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਨਾ। ਮੈਂ ਸਰਵੇ ਦੇਖਿਆ, 5 ਸਰਵੇ ਕਰਾਏ ਆ ਤੇ 5 ਸਰਵੇ ਦੇਖਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਅੱਜ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਆ ਪੀਲੀ ਪੱਗ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਕੜਵਲ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਐਤਕੀ, ਠੋਕ ਕੇ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ। ਵਧਾਈ ਹੈ ਤੈਨੂੰ, ਠੋਕ ਕੇ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਟੋ ਚਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने जितना प्यार, जितना विश्वास दिया, मेरा दिल गदगद हो गया। आज मैं बहुत खुश हूं। आपका नाम क्या है? दिलीप कुमार, दिलीप कुमार तिवारी। उन्होंने जिस तरह से आज इतने प्यार से हम लोगों को अपने घर पे खाने को बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा है। आज रात को हम इनके घर जरूर खाने के लिए जाएंगे। थैंक यू, लव यू टू। दोस्तों, आपके बीच में आज आके मेरे को अपने दिल्ली के ऑटो वालों की याद आती है। दिल्ली में जब हम पहला चुनाव लड़े थे 2013 में, उसके पहले जब मैं ऑटो वालों के बीच में गया, दिल्ली में ऑटो वालों को जनता बहुत गालियां दिया करती थी। उन दिनों में कहते थे ऑटो वाले माफिया, ऑटो माफिया है, उनको कहते थे टैक्सी माफिया है, कहते थे ऑटो वाले ओवर चार्जिंग करते हैं, मीटर से नहीं चलते, तरह तरह की बातें किया करते थे। मैं ऑटो वालों के बीच में गया, उन्होंने बताया किस तरह से सुबह से शाम तक उनको कितनी पैसे की रिश्वत देनी पड़ती है। हर चौराहे के ऊपर पुलिस को पैसे देने पड़ते हैं, आरटीओ दफ्तर में पैसे देने पड़ते हैं, ट्रांसपोर्ट वालों को पता नहीं कितने दफ्तरों में पैसे देने पड़ते हैं। फिर मैंने दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई ऑटो वालों की। मेरे को कई लोगों ने समझाया, चुनाव लड़ रहे हो, ये ऑटो वालों का साथ मत दो, ऑटो वालों का साथ दोगे जनता नाराज हो जाएगी, जनता इनको नहीं चाहती। मैंने फिर भी मीटिंग बुलाई और मीटिंग में मैंने ऑटो वालों को कहा, मैंने कहा जनता जो मर्जी, मैं आपका साथ दूंगा, मैं आपके साथ खड़ा हूं। और मैंने जाके जगह जगह जाके दिल्ली की जनता को बोला, मैंने कहा अगर ऑटो वाला माफिया है तो इस माफिया ने पैसे कमा के अपने लिए कोठी तो बनवा ली होती, 2-4 बड़ी बड़ी गाड़ियां तो कमा ली होती। ये सारा माफिया सारा दिन लूटने के बाद भी झुग्गी झोपड़ी में रहता है। तो ये माफिया नहीं है, ये पूरे सिस्टम का विक्टिम है, ये पूरे सिस्टम का सताया हुआ है। असली माफिया कौन है? ये नेता असली माफिया, ये पार्टियां असली माफिया है, जिन्होंने करोड़ों रुपए कमा रखे हैं, दबा रखे हैं। और इन पार्टियों ने और इन नेताओं ने जानबूझ के ऐसा सिस्टम बना रखा है कि ऑटो वालों को और टैक्सी वाले बेचारे ईमानदारी से कमाई करना चाहते हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता ईमानदारी से कमाई का। तो मैं साथ खड़ा हुआ ऑटो वालों के, और आज मैं यहां पे खड़ा होकर जो बात बोलने जा रहा हूं, इसमें कोई मैं ऐसा नहीं कि आपके बीच में आया हूं इसलिए बोल रहा हूं। मैं हर जगह ये बात बोलता हूं कि दिल्ली में जो पहली बार हमारी सरकार बनी, उसमें 70% योगदान ऑटो और टैक्सी वालों का था। ऑटो और टैक्सी वालों की वजह से हमारी सरकार बनी। इसीलिए मैं जिस भी राज्य के अंदर चुनाव लड़ने जाता हूं, पहले ऑटो वालों से जाके बात करता हूं।
कोई पार्टी आपके पास नहीं आई होगी आज तक? आई कोई पार्टी? कोई वोट मांगने नहीं आई। आज मैं आपको कह के जा रहा हूं, आप अगर सारे जने टैक्सी और ऑटो वाले इकट्ठे हो जाओ, आप किसी भी पार्टी को जिता सकते हो और किसी भी पार्टी को हरा सकते हो। आपके अंदर इतनी बड़ी ताकत है। और जिस दिन आप लोगों ने अपनी ताकत पहचान ली, सारी पार्टियां लाइन लगाएंगी आपके सामने हर चुनाव के पहले। तो ऑटो वालों ने हमारी क्या मदद की? ऑटो वालों ने कैसे जिताया हमको? उन्होंने दो काम किए। एक तो हमारे पास पैसे नहीं थे, हम जो ईमानदार लोग हैं, हमारे पास शुरू में कोई डोनेशन भी नहीं देता था, अब तो थोड़ा बहुत डोनेशन दे देते हैं लोग। तो जब नई नई पार्टी थी हमारी, पैसे थे नहीं, दिल्ली के हर ऑटो वालों ने अपने ऑटो के पीछे हमारा पोस्टर चिपका लिया। उस पोस्टर पे लिखा था, इस बार चलेगी झाड़ू। और एक ऑटो वाला पूरा दिन कितने 100-150 किलोमीटर तो घूम लेता है, चलता फिरता एडवर्टाइजमेंट। किसी पार्टी के पास ऐसा एडवर्टाइजमेंट नहीं था जो हमारे पास था। दिल्ली के 1 लाख ऑटो दिल्ली की सड़कों के ऊपर अपने पीछे लगा के घूम रहे हैं, इस बार चलेगी झाड़ू। झाड़ू चल गई, हम जीत गए। और उसके बाद हम लोगों ने एक एक काम किया, ऑटो वालों का पूरा सिस्टम बदल दिया। अभी मैं नोट कर रहा था, मैंने इतनी सारी प्रॉब्लम तो नोट कर ली, आपकी लिख रहा था मैं बैठ के, जो बता रहे थे। अभी और भी बहुत होंगी, ऐसा नहीं कईयों को मौका नहीं मिला, हाथ खड़े कर रखे थे, उनकी भी लिखता तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती। प्रॉब्लम बहुत है, सिस्टम गड़बड़ है सारा का सारा। इस सिस्टम को बदलना पड़ेगा। जीतने के बाद हमने पूरा सिस्टम बदला। जितने अंदर ऐसे ऐसे इन्होंने कानून बना रखे हैं जिन कानूनों की जरूरत नहीं है, ऐसे ऐसे कानून बना रखे हैं कि कैसे इनसे पैसे नोचें, कैसे इनसे पैसे छीनें, कैसे इनका खून चूसें। अगर ईमानदार सरकार आती है तो ये सारे कानून बदल देती है। हमने सारे कानून बदले, एक एक करके इनके साथ बैठ के, ऑटो वालों के साथ बैठ के एक एक कानून बदला। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, दिल्ली के, बड़ी बात बोल रहा हूं, दिल्ली के किसी ऑटो वाले को फोन कर लेना, अगर दिल्ली का ऑटो वाला हमारी तारीफ ना करे तो वोट मत देना मेरे को। दिल्ली का एक एक ऑटो वाला मेरे को छोटा भाई मानता है। और दिल्ली के कई ऑटो वालों के पास मेरा फोन नंबर है। किसी को कोई दिक्कत होती है, सीधा सीएम को फोन करता है दिल्ली का ऑटो वाला, सीधा सीएम को एसएमएस करता है। फोन तो हो सकता है मैं ना उठा पाऊं, एसएमएस करता है और उसका काम होता है। ਭੋਗਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ੂਗਰ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਪਹੁੰਚੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਦਿੱਤੀ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਸਪੀਚ। ਭੋਗਪੁਰ ਵਿਖੇ 60 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 3000 TCT ਸ਼ੂਗਰ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ 15 ਮੈਗਾਵਾਟ ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਉਹਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਲ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਹੀਂ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਮਿਲ ਚੱਲੂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲਾ ਕੇ ਦੱਸੂ ਤੇ ਇਸੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਚਲਾ ਕੇ ਦੱਸੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਚਲਾ ਲੈਣੀ ਸੀ 3 ਸਾਲ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਾਦਲ ਨੇ ਚਲਾਈ? ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਲ ਵੇਚ ਦੋ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਮਿਲ ਚਲਾਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਮਿਲ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਦੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਲਾ ਦੋ। ਕਿਉਂ 260-70 ਕਰੋੜ ਲਾਵਾਂ? ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਮਿਲ ਦੇਗੀ? ਕਰਜ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਏਗੀ? ਆਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਐਮਡੀ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ 2 ਮਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਟਾਲੇ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲਾ ਰਹੇ। ਪਰਸੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ 500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਡੇਰੇ ਵਾਲੀ ਬਟਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ 269 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਐਥਨੋਲ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ 210 ਕਰੋੜ ਦਾ, 1000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੱਲੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਲੈਸ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? 160 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਮਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। 160 ਕਰੋੜ ਲੈਸ ਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 160 ਕਰੋੜ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਚਲੋ 300 ਕਰੋੜ ਤੇ ਲਓ। ਯਾਰ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਧਾ ਉਹਦਾ ਬਣਿਆ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਮਾਈ ਆ, ਸਿੜੀਆਂ ਮਿੱਧ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਜਿੰਨੇ ਖਾ ਲਈ
ਉਹਨੂੰ ਪਚਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਬੋਲ ਗਿਆ। KP ਸਾਹਿਬ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਕੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਕਮਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੇਲੇ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਲੇ ਤੇ ਲੈਣੀ ਬੰਦੇ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੀ ਚਲੋ ਇਹ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਦੁਆਬੀਏ ਵੈਸੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਾਝੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 16-17 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਵੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵਧੀਆ ਮਿਲਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਲ ਆ ਭੋਗਪੁਰ ਵਾਲਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਕਵਰੀ ਇਹਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ डिपार्टमेंट की KP साहब थोड़ी लाली जी थोड़ी खास करके चेयरमैन बड़ा तगड़ा सारा जो तोड़ता है मैं कभी स्टेज ही ना डिग जे सारे इदा दलजीत ने भी बहुत काम किया। वाकई KP साहब बहुत मुंडा इंटेलिजेंट, इन्हें बड़े वधिया तरीके नाल जो चेयरमैन इतने मिलती उस वे मैं बुला रहा कि जब तू भी सानू गाइड कर वो इन्हें किया। तुहाडा बोर्ड का भी बहुत धन्यवाद कि तुसीं वधिया तरीके नाल बोर्ड विचों कई रुस भी गए कि मैं चेयरमैन बनना सी, कई रुस भी गए, उन्होंने भी धन्यवाद। कि शायद वो कैप्टन साहब वांगू अहुदे ही लभदे सी ते कांग्रेस नहीं सी लभदे, उन्होंने भी बधाई दे दो मेरे वालों। एक मेले चल गई है भरा तो उन्होंने मिठाई का डब्बा जरूर भेजो, खास करके कीनू जी का आप धन्यवाद चेयरमैन साहब कर जाना। बेशक उन्हें थोड़े नाल लड़ पैना, मैंने पता असैम्बली च भी बड़ा भुड़कदा हुंदा, उन्हें लड़ पैना पर लड़ाई लड़ाई अगों बोलना नहीं। उन्हें अपने जी इतने मिठाई मूँह मिठा करवाना है तो जी तुसीं फिर दोबारा करवा सारे सारा बोर्ड जाओ। शुक्र हो तुहानू सारे बहुत बहुत मुबारक, खास करके जिन्ना दोनों ने इतने प्लांट जोड़े लाने हैं। और ये प्लांट थोड़ा 3000 TCD का जैसे कोई गन्ना बंद कर दिता, इसे प्लांट में 5000 क्विंटल तक लै जाना जी। ये थोड़ा मेरा वादा। बोले सो निहाल गन्ने का KP साहब थोड़े खड़े होंदा सी। ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਝੂਠੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਮੇਂ 17 ਰੁਪਏ 21 ਪੈਸੇ ਜਾਂ 17 ਰੁਪਏ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਸੋਲਰ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਸੋਲਰ ਦਾ 17 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦੇਣ, ਆਈ ਵਿਲ ਨਾਟ ਫਾਈਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ। 17 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ 9 ਮੈਗਾਵਾਟ 13,500 ਚੋਂ 9 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ 12 ਰੁਪਏ 22 ਪੈਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ 5 ਰੁਪਏ 5.5 ਰੁਪਏ ਹੀ ਦਿੰਦਾ, 5 ਰੁਪਏ 60 ਪੈਸੇ ਤੱਕ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ, ਮਗਰ ਉਹ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੇਤ ਸਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਓ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਉਸੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਆਈ, ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚੌਧਰੀ, ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਉਹੀ ਚੌਧਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਰੇਟ ਉਹੀ ਨੇ, ਜੇ 10 ਟਾਇਰੀ ਟਰੱਕ ਲੈਣ ਜਾਓ ਤੇ ਫਿਰ 35,000 40,000 ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੋਰਡ ਲਵਾਤੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਖਰਚ ਕਰਤਾ ਆਪਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਲਈ, ਮਗਰ ਜੋ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਹੋਈ,
ਔਰ ਨਾ ਰੇਟ ਸਸਤੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕੱਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਔਰ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗਿਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਆ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੰਨੀ ਗੱਪ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰੇਸ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਨਟਵਰ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਕਿਹਨੂੰ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੰਬਲ ਪੂਸਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਵੇਖੋ ਕੱਲ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 1000 ਰੁਪਈਆ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਸਭ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਹੋਣ ਅਰਬਾਪਤੀ ਹੋਣ, ਮਗਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਈਆ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨੇਬਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ? ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੈਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ, ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਦਿੱਲੀ ਹਲੇ ਵੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ VIP ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੱਲ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਫੜਕਣ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 500 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚੱਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਕੋਠੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਗਾ, ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਹੂੰਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ। ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਮਦਨ, ਨੌਕਰੀ ਆਦਿ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨੌਕਰੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ, ਨਾ ਕਿ ਮੁਫਤ। पूरी कोशिश विच लगा होया है कि साडी पंजाब दी वुमेन नू एम्पावर किवें कीता जाए। एम्पावर कहना पॉलिटिकल पार्टियां दा, और एक तोलदा 1000 रुपया क्या औरत नू 1000 रुपए नाल आंकिया जा सकदा है? जवाब देगा मैनू मेरा पंजाब, मेरी फेसबुक वॉल ते तुसी दसो क्या औरत दे स्वाभिमान दी कीमत 1000 रुपया? क्या तुसी उनदे रोजगार पा रहे हो? क्या उन्हें एम्पावर करन पा रहे हो? की लेके आ रहे हो? सारी पॉलिटिकल पार्टियां दे जेड़े मैनीफेस्टो आ रहे ने उनदे च 1.25 करोड़ जड़ा वुमेन वोट है, पंजाब स्टेट वुमेन कमीशन अपना रोल निभाए होएगा, अग्रेसिव होके डिसाइड करेगा कि पंजाब दा औरतां दा वोट किन्नू जाना चाहिए, केड़ी पार्टी डिजर्व करदी है, औरतां दी सुरक्षा नू लेके संजीदा है ये की अपने मैनीफेस्टो विच औरतां नू लिया के आपां दसांगे। सानू पूछो आके, साडे कोल पॉलिटिकल पार्टियां दे नुमाइंदे एक दिन आके मेरी कमीशन दी चेयर दे नाल मेरे नाल बैठन आके, चूड़ा पाइयां कुड़ियां ते बुजुर्ग मातावां अज रो रहा मेरा पंजाब, मेरी पंजाब दी औरत की चाहिदा, नहीं चाहिदा 1000 रुपया सानू। तुसी औरत दी सुरक्षा नू लेके गल करो, औरत दे रोजगार नू लेके गल करो कि औरत नू कित्थे देखदे हो तुसी? औरत नू समझिया की होया? औरत नू आंक रहे हो ए लुभावने लारे दे के कि 1000 रुपया दांगे? नहीं चाहिदा सानू तुहाडा 1000 रुपया। तुसी मोहल्ला क्लिनिक दी गल कर रहे हो, नहीं चाहिए पंजाब नू मोहल्ला क्लिनिक। पंजाब दे सरकारी हॉस्पिटल्स ने जेड़े आम आदमी तक उन्हां दी अप्रोच बनाओ, जेडे साडे डॉक्टर एडहॉक ने उन्हां नू परमानेंट करो, नौकरियां लेके आओ। जेडी साडी बच्चियां नर्सिंग करके धक्के खा रहीआं ने उन्हां नू रोजगार दो। सानू मोहल्ला क्लिनिक नहीं चाहिए, साडी पंजाब दी जनता वास्ते रोजगार लेके आओ। साडी पंजाब बड़ा दिलदार है। अज साडी जड़ी औरतां बच्चियां जड़ी नहीं भी पढ़ियां लिखियां हैगियां एक काउंटर लेके भी बैठियां होईयां ने, मैं जाननी हां उन्हां दे काम चला के। बड़ा दिलदार है पंजाब, अगे वध के आंदा है जरूरतमंदां दी मदद लई। ते तुसी 1000 रुपए नाल औरत दी कैलिबर नू ना आको, बड़ी स्ट्रांग है औरत। आपां डिसाइड करांगे कि साडे 5 साल आने वाले औरत दे वोट कित्थे जाएगा। मैं अग्रेसिव होके अपनी पंजाब दी बीवियां नू, धीआं नू, भैणां नू दसांगी कि तुहाडा वोट कौन डिजर्व करदा है। ते इस करके ए लुभावने जेड़े तुसी 1000 रुपया या जो भी तुसी औरत नू लेके एक पॉलिटिकल अपना मैनीफेस्टो लेके आ रहे हो, सानू आके पूछो, सानू आपां तुहानू दसांगे कि औरत दी मुश्किलां की ने और नीड की है। ए सारी पॉलिटिकल पार्टियां जिन्नियां भी ने सब नू मेरी एक अपील समझ लो, चैलेंज समझ लो। उवे होले च ना कमीशन नू आके आ जे कि ना ही वुमेन दे वोट नू। थैंक यू। कमेंट बॉक्स में आके दसो कि क्या ठीक है। थैंक यू। जय हिंद।
ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੀਆ+ USA ਦੇ ਨਾਲ।